घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ एक बार फिर आपके जहन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब लेकर उपस्थित हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। क्या सिर्फ गुण मिल जाना सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, विवाह एक नए जीवन की शुरुआत मानी जाता है विवाह को, और आमतौर पर हमारे समाज में शादी के लिए कुंडली मिलान किया जाता है। अब सवाल ये उठता है ऐसे में कि क्या गुण मिलान, कुंडली मिलान सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है? क्या गुण मिलान करने से हर सुख और खुशी वैवाहिक जीवन की मिल जाती है? साथ ही कुंडली मिलान करते वक्त हम सभी को किन किन बातों का खास ध्यान भी रखना चाहिए? आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको इसी गुण मिलान से जुड़ी बहुत खास और बहुत अहम जानकारी इस कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए। लेकिन आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 8 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात 3:15 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा कल सुबह 4 बजे तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग 1:52 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज पंचक का दूसरा दिन भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:13 से 10:49 तक। इन समयों में आप किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें, ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि ये समय अच्छे नहीं हैं। और आज की महत्वपूर्ण चर्चा की हम शुरुआत करें क्योंकि आज शादी विवाह की बात होने वाली है, कुंडली मिलान की बात होने वाली है। और कहा जाता है दूसरा जन्म होता है। कन्या को शादी के वक्त बताया भी जाता है, पंडित जी बताते भी हैं कि दूसरे जीवन की शुरुआत हो रही है और उसमें क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। माता पिता भी बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन उसके पहले जो कुंडली मिलान होता है, क्यों बहुत सारी शादियां होती हैं, बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन कई ऐसी शादियां हो जाती हैं जो कि टूट जाती हैं, बहुत जल्द टूट जाती हैं, महीने 2 महीने में टूट जाती हैं। ऐसी भी शादियां होती हैं। आखिर इसका कारण क्या होता है जब कुंडली मिलान होता है इसके बावजूद? और क्या कुंडली मिलान सही तरीके से नहीं होना भी एक कारण होता है? ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनका सीधा रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है जी। और मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी जी। मेरे हस्बैंड का नाम है विकास शर्मा जी। उनकी जन्म तिथि है 8 सितंबर 1972। जी। जन्म स्थान है पटियाला। जी जी। और जन्म का समय है सुबह 10:32। जी। पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, उनका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, कैसा चलेगा और अपना घर कैसा कब तक बनेगा? देखो बेटा, अभी तो इनका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। इनके मेहनत के हिसाब से अभी सफलता नहीं मिल पा रही है और पिछले 1-1.5 सालों से तो काफ़ी हद तक मतलब कि इनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है, काफ़ी हद तक इनका व्यवसाय खराब हुआ है, असंतोषजनक स्थिति में आया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर 2022 से व्यवसाय का उत्थान होगा, व्यवसाय का विस्तार होगा। और जहाँ तक घर बनने का सवाल है तो ये बात पक्की है कि इनके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय बृहस्पति से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। जब शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा 17 जनवरी 2023 के बाद, तब इनके घर बनने का योग बनेगा। 17 जनवरी 2023 से 25 मार्च 2025 के बीच में इनके अपने मकान का योग बनेगा। चलिए,
और अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा की तरफ। और पंडित जी, शादी ब्याह की बात हो रही है और सबसे ज्यादा शायद जो जोक्स बनते हैं, आपको भी ध्यान होगा, लोग भी अगर गौर करें, पति पत्नी पर ही बनते हैं। टॉम एंड जेरी कहा जाता है, सबसे ज्यादा नोक झोंक भी पति पत्नी की ही मशहूर होती है। लेकिन ये एक ऐसा जीवन होता है, सांसारिक जीवन, जो शायद जब आप 20-25 साल क्रॉस करते हैं, उसके बाद से पूरा जीवन इसी तरीके से दंपति को एक साथ जीना होता है। आखिर क्या कारण होती है कि कुछ शादियां टिक जाती हैं और कुछ शादियों में व्यवधान पैदा हो जाता है? कहाँ कमी रह जाती है? देखो, कमी की बात क्या है, हमारे सनातन धर्म में तो ये कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। सनातन धर्म की तो यही मान्यता है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं और जिसके साथ जिसका संयोग लिखा है उसी के साथ उसका संयोग होगा। आदमी चाहे जितना चाहे, लेकिन आदमी की चाहत बेकार हो जाती है। अब रही बात विवाह के अंतर्गत आने वाले गुण मिलान की। गुण मिलान का मतलब है कि दो लोग जब पैदा होते हैं, लड़की और लड़का, तो दोनों लोगों के कौन से वर्ण है, कौन सा वंश है, कौन सी तारा है, कौन सी योनि है, कौन सा ग्रह है, कौन सा राशि है और कौन सी नाड़ी है, इन 8 चीजों का मिलान किया जाता है। देखो, ऐसा गुण मिलान का मतलब ज्योतिष के इन 8 भकूट 8 अष्टकूट गुणों का गुण नहीं है। जी। गुण मिलान आज भी आवश्यक है, लेकिन गुण प्रत्यक्ष गुण। लड़का नॉनवेज खाता है, लड़की नॉनवेज खाती है कि नहीं? लड़का एडिक्ट है, लड़की एडिक्ट है कि नहीं? लड़की की पूजा पाठ में मानसिकता है, लड़का नास्तिक है। लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। लड़की बहुत ही मतलब कि धर्म भीरू है, लड़का नास्तिक है। ये गुण मिलाओ ना। अब ये गुण वर्णों वश यथा तारा, ये छोड़ो। ये जब 14 साल की उम्र में शादियां होती थी, 12 साल की उम्र में शादियां होती थी, पत्तल पर भी बच्चे को लिटा करके जब शादियां होती थी और सब कुछ अंधेरे में होता था, तो डूबते को तिनके का सहारा, पंडित लोग यही गुण मिला करके कुछ कह लेते थे। लेकिन आज जब शादियां 25 साल और 20 साल की उम्र के ऊपर हो रही हैं, तो इनका प्रैक्टिकल गुण निकालो ना। बिल्कुल सही। किसके अंदर एडिक्शन है, किसके अंदर नहीं है, कौन ड्रग एडिक्ट है, कौन पढ़ने लिखने में कैसा है, किसकी कमाई कैसी है। मतलब वर के अनुरूप कन्या, कन्या के अनुरूप वर का चयन ऐसे करो ना, प्रैक्टिकल उनके गुणों से। 36 गुण जिन लोगों की कुंडलियों में मिले हैं, वो भी न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं और तलाक के केस लड़ रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और 2 गुण जिनकी कुंडलियों में मिले हैं, वो भी राजा रानी की तरह जी रहे हैं, ये भी मैं कह रहा हूं। आप कहेंगे ऐसा कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? तो गणना करना, गुण मिलाना, अगर आधा घंटा किसी को ज्योतिष पढ़ा दिया जाए तो उसको गुण मिलाना आ जाएगा। लेकिन वर कन्या की अनुरूपता देखना जटिल कार्य है। वर के कुंडली में देखिए कि लड़का चिरंजीवी है कि नहीं, दीर्घजीवी है कि नहीं, रोग व्याधि से मुक्त रहेगा कि नहीं, इसका कर्म कैसा है, इसका पराक्रम कैसा है, धनोपार्जन कैसा है और इसका चरित्र कैसा है, इसका संतान सुख कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी मिल रही हैं, तो गुण 2 भी मिल रहे हैं, तो शादी के लिए हाँ कहिए। इसी तरह से कन्या की कुंडली में देखिए, वैधव्य दोष तो नहीं, विधवा दोष तो नहीं, और वो भाग्यशाली है कि नहीं, शरीर निरोगी है कि नहीं, मन मस्तिष्क चंद्रमा की स्थिति ठीक है कि नहीं। अगर है तो उसको अपने घर की लक्ष्मी बना के ले आओ, कभी घर नहीं टूटेगा, चाहे गुण 2 मिले। हाँ, गुण की तब आवश्यकता बनती है जब दोनों की कुंडलियों में स्थिति अच्छी हो और ऐसे में मध्य नाड़ी आ जाए। देखो, मध्य नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, कि अगर मध्य नाड़ी वर कन्या दोनों की आ जाए और ब्राह्मण वर्ण हो, यहाँ ब्राह्मण वर्ण का मतलब ये मत समझिएगा कि ब्राह्मण जाति में जो पैदा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ब्राह्मण वर्ण पैदा होने वाले बच्चे 4 वर्ण में पैदा होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र वर्ण का भी बेटा ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है अगर ऐसे नक्षत्र में पैदा हो तो आप ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण जाति के लिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जब वर कन्या में से दोनों में से किसी एक का भी अगर ब्राह्मण वर्ण हो, तो ये नाड़ी दोष अत्यंत अशुभ हो जाता है और ये निश्चित रूप से दोनों के जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। तो
अब जब गुण मिलान की हम बात कर रहे हैं पंडित जी, तो सबसे पहला सवाल यही, अभी आप समझा भी रहे हैं, उसी में ऐड ऑन कर देती हूँ, गुण मिलान किया क्यों जाता है, क्या क्या देखा जाता है इसमें? देखो, गुण मिलान इसलिए किया जाता है कि गुण मिलान में एक गुण मिलान विवाह के पूर्व की एक परंपरा है। ठीक है, ये भावी दंपति के स्वभाव, गुण, प्रेम और आचार व्यवहार के संबंध में जानकारी हासिल करने को एक मतलब कि जरिया मानते हैं जी। विवाह को एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है और आमतौर पर गुण यानी अष्टकूट कुंडली मिलान विवाह की संभावनाओं का आकलन करके किया जाता है। गुण मिलान में अष्टकूट यानी वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, ग्रह, भकूट और नाड़ी, इन सब चीज़ों का मिलान किया जाता है। इसमें से सभी के श्रेणियों को एक और क्रमशः 8 में नंबर दिया गया है। इनके आधार पर कुल 36 गुण मिलते हैं। 1 से 8 तक अगर आप क्रमशः जोड़ लें तो 36 गुण बनेंगे। विवाह के लिए संभवतः 18 गुणों से ज़्यादा गुण मिलने पर विवाह की सहमति दी जाती है। 18 गुण सबसे सामान्य, 25 गुण मध्यम और 25 से ऊपर के गुण उत्तम माने जाते हैं। सिर्फ गुण मिलान सुखी वैवाहिक जीवन का गारंटी नहीं है, ये बात ध्यान से रखिएगा। फिर कह रहा हूं आपको, क्योंकि पहले से ही गुण का मिलाना और गुण का मिलान, गुणों के आधार पर वश्य, तारा, योनि, कूट, भकूट और नाड़ी, इन सब का मिलान करना अपनी जगह पर है। इस गुण को एक जगह नोट कर लीजिए, लेकिन जन्म कुंडली के ग्रह गोचर को देख करके तब विवाह के आगे आप कहिए। जैसे सबसे पहला तो है वर्ण। वर्ण का मतलब वरस्य वर्ण तोधिका न तस्य बुधे गणे। इसमें कहते हैं लड़की का जो वर्ण हो वो लड़के के वर्ण से ऊपर न हो। लड़के का वर्ण अगर क्षत्रिय है तो लड़की का वैश्य ब्राह्मण वर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वरस्य वर्ण तोधिका न तस्य बुधे गणे, ये बात आती है। मांगलिक अनुकूलता पर प्रकाश डालना है। वश्य से आप निर्धारित करने में समर्थ होंगे। जैसे लड़के का लड़की से वश्य का मेलापक अच्छा है तो उनका जीवन ज़्यादा प्रभावी और नियंत्रण में रहने वाला है। और तीसरे नंबर पर आती है तारा। तारा का संबंध लड़का और लड़की के स्वास्थ्य से होता है। और योनि, हर वर्ग की अपनी एक योनि होती है। योनि का विचार किया जाता है। योनि के अनुसार व्यक्ति को शत्रु योनि में विवाह करने से मानसिक स्तर पर मेलापक समाप्त हो जाता है। विवाह में किसी के लिए भी किसी के प्रति आकर्षण योनि के द्वारा ही जाना जाता है। अगर वर कन्या की शत्रु योनि है तो उनमें आकर्षण का अभाव रहेगा। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति आती है। ग्रह दोनों दंपतियों के गण की स्थिति आती है। 3 प्रकार के गण होते हैं, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण। अगर राक्षस गण का लड़का है तो राक्षस गण की लड़की के साथ वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। देवगण लड़का है तो मनुष्य गण की लड़की या देवगण के लड़के के साथ अच्छा होगा। लेकिन देव राक्षस से शत्रुता है। तो इस तरह से ग्रह मैत्री को भी देखना चाहिए। 12 राशियों के जो ग्रह हैं वो आपस में मैत्री हैं कि नहीं, और 12 जो राशियां हैं ये आपस में अनुकूल हैं कि नहीं हैं, ये भकूट कहलाता है। इसमें 7 नंबर गुण होता है। इसी तरह से नाड़ी, आदि नाड़ी, अंत नाड़ी, मध्य नाड़ी, 3 प्रकार की नाड़ी होती है। वर कन्या की एक नाड़ी होने पर 0 गुण मिलता है और वन कन्या की विपरीत नाड़ी होने पर 8 गुण मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर कन्या की अगर एक ही नाड़ी हो और दोनों का नक्षत्र भी एक हो और लेकिन चरण भिन्न हो तो यहाँ पर संख्या 8 मान ली जाती है और ये विवाह के योग्य बात मानी जाती है। पंडित जी, एक बार फिर कुंडली मिलान में भकूट और ये जो अभी आपने बताया नाड़ी मिलान, ये करना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बता दीजिए। देखिए, भकूट का मतलब है 2 राशियां। हम तो भकूट को इग्नोर करते हैं बहुत तगड़े में। अच्छा। हम अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं, भकूट को तो हम लेते ही नहीं हैं।
अगर ग्रह मैत्री अच्छी है, नाड़ी का दोष नहीं है, तो भकूट ऐसे तैसे में जाए, उसकी चिंता नहीं हमको करनी चाहिए। भकूट की, भकूट माने 2 राशियां, भकूट, भ माने पूरा अंतरिक्ष, कूट माने पूरी राशियां से आच्छादित ये पूरा विश्व है ना। तो दोनों राशियों का संबंध कैसे है, नवम पंचम है, तृतीय एकादश है, परस्पर छठी आठवीं है, कैसी स्थिति है, उसके आधार पर भकूट का मिलान होता है। अगर 25 से कम नंबर मिल रहे हैं तब भकूट को देखिए, अगर 25 से ऊपर नंबर मिल रहे हैं तो भकूट को मत देखिए। और नाड़ी की जहां तक बात है तो नाड़ी तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर मध्य नाड़ी है, अंत्य नाड़ी है, आदि नाड़ी है, तो इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। नाड़ी अगर एक है तो विवाह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में जो मैंने देखा है उसके आधार पर एक नाड़ी के लोगों का वैवाहिक जीवन कभी सफल नहीं होता है। इसलिए नाड़ी से बचना चाहिए, लेकिन नाड़ी का एक परिहार है। अगर बरकन्या दोनों में से कोई ब्राह्मण वर्ण का है तभी नाड़ी दोष उतना प्रभावी होगा। अगर मानो दोनों शूद्र वर्ण के हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं, वैश्य वर्ण के हैं, तो निसंदेह ये नाड़ी दोष निष्प्रभावी हो जाएगा। तो मतलब नाड़ी दोष नहीं करना चाहिए या कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है इसमें शादी? अब तो कह रहा हूं ना, जन्म से जाति का कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसके आधार पर अगर ब्राह्मण वर्ण में बरकन्या पैदा हुए हैं तो उनको नाड़ी दोष लगेगा, और दूसरे वर्ण में अगर पैदा हुए हैं तो कुछ विद्वानों का मत है कि नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर 25 गुण से ज्यादा गुण बनते हैं तो अगर जन्म कुंडली में मांगलिक दोष एक के है दूसरे के नहीं है तो भी मांगलिक दोष का भी दुष्प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, एक होता है गोत्र पंडित जी, ममगोत्र समगोत्र, हाँ। ये कहा जाता है, इनमें शादियां कितनी मान्य या अमान्य होती हैं? अगर अब देखो, अब ये बात तो बहुत इस समय विस्तार कर गई है। पहले जब शादियां गांव कुनबे में और 2-4-10 किलोमीटर के अंतर्गत होती थी तो पता लगता था कौन आदमी कौन से वर्ण का है, कौन सी राशि है, क्या उसका शाखा है, क्या उसका सूत्र है, सब पता चलता था, क्या प्रवर है। आज शादियां मतलब हजार किलोमीटर की दूरी पर हो रही हैं, और आज शादियों में लोग ये देखते हैं कि हमारी लड़की सुखी कैसे रहेगी, इस बात का ध्यान ज्यादा है लोगों को। तो इन सब बातों को देखते हुए लोग सुविधाजनक तरीका अपना रहे हैं। समगोत्री विवाह को तो भाई बहन का विवाह कहा जाता है, वो नहीं होना। लेकिन यहाँ 7 पीढ़ी से ज्यादा का अंतर है, वहाँ ये दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर समगोत्री विवाह करना हो तो आप ये समझ लें कि कम से कम दोनों का शाखा और सूत्र अलग होना चाहिए। जैसे कश्यप गोत्र के ब्राह्मण भी मिलेंगे, कश्यप गोत्र के क्षत्रिय भी मिलेंगे, कश्यप गोत्र के वैश्य भी मिलेंगे, और कश्यप गोत्र के शूद्र भी मिलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का मिलापक एक जैसा होगा। अच्छा पंडित जी, भकूट दोष होने पर भी क्या विवाह हो सकता है? हाँ, भकूट दोष होने पर बिल्कुल विवाह हो सकता है। आपने बोला कि उसको तवज्जो जी जी जी, भकूट दोष होने पर एकदम आंख बंद करके आप विवाह करिए। अगर नाड़ी ठीक है, ग्रह मैत्री ठीक है, गण ठीक है, तो विवाह आप आंख बंद करके कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात जो बहुत ध्यान देने योग्य है, शायद मैं भूल जाऊं फिर ना बताऊं, अभी बता देता हूं। लड़की की जो जन्म कुंडली की लग्न है वो लड़के की शत्रु लग्न ना हो, और लड़के की कुंडली का जो जन्म लग्न है वो लड़के की मृत्यु लग्न ना हो। इतना ध्यान रखिएगा, नहीं तो सारी कुंडली मिलाना फेल हो जाएगा और परिणाम दुखदायी होगा। क्या कुंडली मिलान आपको सही जीवन साथी चुनने और शादी के बाद एक सुखी वैवाहिक जीवन में हेल्प करता है? इसी से जुड़ी जरूरी जानकारी आज आपको दे रहे हैं पंडित जी। अपनी चर्चा को चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मांगलिक दोष की। बहुत बार आप सुनते हैं मांगलिक दोष, तो क्या मांगलिक दोष हमेशा अमंगल ही करता है? पंडित जी, इसकी सच्चाई क्या है? मांगलिक दोष एक तो होता क्या है, कैसे प्रभाव डालता है कि लोग सोचते हैं अगर किसी को मांगलिक दोष है तो इससे शादी नहीं की जा सकती? ऐसा है ना, मंगल ग्रह की स्थिति से मांगलिक दोष का अनुमान लगाया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है इन 36 गुणों के मिलान के अलावा कुंडली में मांगलिक दोष पर भी बहुत गंभीरता से विचार किया जाता है। कुंडली में मांगलिक दोष होना आम बात है। लगभग 67% लोग मांगलिक दोष के शिकार होते हैं, लेकिन कुछ भावों में मंगल की उपस्थिति के गंभीर परिणाम होते हैं। जैसे कुंडली में मांगलिक दोष निरस्त होने के भी कई योग हो सकते हैं। किसी कुंडली में जैसे
लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। इसका अर्थ ये है कि यदि जन्म कुंडली में आपके मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में हो तो मांगलिक दोष बनता है। कुंडली मिलान में मंगल दोष का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह में अगर मांगलिक दोष का विचार न किया जाए तो वैवाहिक जीवन में बहुत ढेर सारी समस्याएं आती हैं। इस श्लोक तो यही कहता है, पत्नी भर्ता विनाशाय। पत्नी यदि मांगलिक है और वर मांगलिक नहीं है तो वर समाप्त हो जाएगा। भर्ता पत्नी विनाशकृत, और यदि पति मांगलिक है और पत्नी मांगलिक नहीं है तो पत्नी मर जाएगी। ये तो शास्त्र कहता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल के बहुत से परिहार हैं। जैसे अगर नीच राशि का मंगल किसी की कुंडली में है या अस्त मंगल है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। जहाँ 4 लिखा हो आपकी कुंडली में, अगर वहाँ मंगल लिखा है तो आपको मांगलिक दोष नहीं होगा। और सूर्य के साथ मंगल हो और मंगल सूर्य के डिग्री में 9 डिग्री का अंतर हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये न मंगली पश्यति यस्य जीवः न मंगली केंद्रगते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। अरे भाई, मंगल का दोष बहुत प्रकार से खत्म होता है, लेकिन कुछ लोग मंगली का हुआ पकड़ कर बैठे हुए हैं। बच्चे 35 साल 36 साल के हो गए हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। इसलिए कि गलत डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेगा आपको। गर्मी पड़ने वाली जगह पे अगर आप ठंडी की चीज़ ढूंढ रहे हैं तो कहाँ मिलेगा। इसलिए किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से, किसी अध्ययनशील सुयोग्य व्यक्ति से इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि इस बालक के ऊपर या इस बालिका के ऊपर जो मांगलिक दोष दिख रहा है वो प्रभावी है कि अप्रभावी है, किन्हीं कारणों से वो निरस्त हो रहा है या वो है। इस बात का विचार करने के बाद जीवन में बहुत कुछ सरलता आ जाती है। मांगलिक दोष के कारण परिवार में अनहोनी, रिश्ते टूटने की नौबत भी आती है। मांगलिक दोष तो सचमुच में अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी 25 गुण से ज़्यादा जब जन्म कुंडली में मेलापक होता है तो मंगल दोष का संक्षेप, मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। ये भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। पंडित जी, आंशिक मांगलिक होना क्या होता है और वो क्या प्रभावी होता है? देखो, सच बात है, मांगलिक होता है ऐसा, लेकिन जब किसी को बताओ कि बच्चा मांगलिक है तो कहते हैं आंशिक है ना, आंशिक, ऐसे पहले से बोल देते हैं, आंशिक है ना, आंशिक। मांगलिक 2 प्रकार से होते हैं और हम तो कहेंगे 3 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार होता है लग्न से चौथा, 7वां, 8वां, 12वां स्थान में मंगल होना, मांगलिक दोष कहलाता है, पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार ये है चंद्रमा से, चंद्रमा के साथ, चंद्रमा से चौथा, चंद्रमा से 7वां, चंद्रमा से 8वां, चंद्रमा से 12वां अगर मंगल हो तो ये चंद्रमांगलिक दोष होता है। किसी की कुंडली में केवल चंद्रमांगलिक योग होता है और किसी की कुंडली में केवल लग्न मांगलिक योग होता है और किसी की कुंडली में दोनों योग होता है। तो जिनकी कुंडली में दोनों योग होता है वो तो पूर्ण मांगलिक माने जाते हैं, और जिनकी कुंडली में लग्न मांगलिक है या चंद्रमांगलिक है उन्हें आंशिक मांगलिक कह देते हैं। लोगों की भाषा में यही जवाब समझ में आता है। लेकिन मंगली तो मंगली ही होता है, इग्नोर करने लायक कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, सबसे कठिन होता है शुक्र मंगली। सिर्फ शादी पर प्रभाव डालता है? नहीं, शादी पर प्रभाव नहीं डालता है। जीवन सबसे ज्यादा तो मतलब कि अगर मांगलिक लड़का है, चौथे घर में 7वें घर में मंगल हो तो वो एकदम हर समय गर्म तावे की तरह तपता रहेगा। मंगली लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं। अच्छा। अगर उस पर शुभग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसे लोगों का क्रोध आकाश चढ़ के बोलता है, क्योंकि क्रोध साहस और पराक्रम का ग्रह मंगल है ना। हाँ। और जब ये लग्न पर पूरी दृष्टि करेगा या चंद्रमा पे पूरी दृष्टि करेगा तो उस आदमी के अंदर उत्तेजना, क्रोध, ये सब चीजें तो आएंगी ही। तो सिर्फ शादी के वक्त नहीं, पहले भी इसका उपचार करवाया जा सकता है पंडित जी? क्या पूजा है इसके लिए? देखो, क्या ऐसा किया है, जा जो लोग जिनका बच्चा उद्दंड है, जिनका बच्चा कहना नहीं मानता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, बचपन में ही वो जब आते हैं हम लोगों के पास 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में कि बहुत शैतान हो गया है, किसी का कहना नहीं मानता, तो क्या हम लोग उनको उपाय बताते हैं?
अच्छा। शहद का सेवन करवाइए, शहद का दान करवाइए, गेहूं गुड़ का दान करवाइए, अनंत मूल की जड़ धारण करवाइए। ये सब जो मंगल के उपाय हैं शुरू से ही करवाते हैं। विवाह के बाद तो उसका असर होता ही है। अच्छा। लेकिन विवाह के बाद अगर दोनों मांगलिक हैं तो ये असर निस्तेज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये और पेड़ से शादी की आखिर क्यों? देखो, पेड़ से शादी मांगलिक दोष में कोई फायदा नहीं करता है। अच्छा। जिन कन्याओं की कुंडली में वैधव्य दोष होता है, विधवा दोष होता है, उनका पेड़ से विवाह कराना चाहिए। अच्छा। जैसे अगर किसी लड़की के कुंडली के 7वें भाव का मालिक, 7वें घर का विवाह भाव का मालिक धन भाव में बैठा हो तो वो लड़की विधवा होती है और ये वैधव्य योग कहलाता है। इस वैधव्य योग में जन्म लेने वाली लड़कियां जिस महादशा में वो ग्रह होगा उसी महादशा में उनको वैधव्य दोष की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु से लड़कियों का विवाह करा दिया जाता है। एक दिन तक वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी रहती हैं, दूसरे दिन से फिर वो सामान्य रूप से स्नान करके सामान्य कुंवारी कन्या बन जाती है। एक और सवाल पंडित जी, काल सर्प दोष हम जानते हैं किसी दोष की वजह से होता है, कुछ आपके ऐसे कृत्य वो कभी के भी हों, मंगल दोष क्यों होता है? मंगल दोष यही मांगलिक ना, मंगल दोष यही मांगलिक को दोष कहते हैं। क्यों होता है? मांगलिक दोष इसलिए होता है कि क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है मंगल, और मंगल की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ सब हलचल मच जाता है। जैसे अगर चौथे भाव में मंगल बैठेगा तो एकादश भाव पर उसकी दृष्टि जाएगी, 7वें भाव पर मंगल बैठेगा तो पति और पत्नी के मृत्यु स्थान पर उसकी दृष्टि जाएगी। तो ये मतलब कि मंगल ग्रह अगर किसी का ज़्यादा खराब हो जाए ऐसा तो डकैत हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है, मर्डरर हो जाता है। जिसका ये अंगूठा आगे वाला छोटा हो जाए वो इतना निर्दयी और हत्यारा हो सकता है कि कुछ भी कर सकता है। तो मंगल का दूषित प्रभाव जब व्यक्ति के कुंडली पर हो जाता है तो वो दुस्साहस से परिपूर्ण हो जाता है, और दुस्साहस भरे कार्य जब करेगा तो समाज के विरोध में ही करेगा ना। तो कोई एक खास उपाय आप इस वक्त बताएं जो दर्शकों को बस यही बताना चाहूंगा कि अगर मंगल खराब है तो मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए, मंगल की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मंगल की वस्तु है गेहूं, गुड़, मसूर, जिसका मंगल खराब हो उसे मसूर कभी नहीं सेवन करना चाहिए। ठीक है। आटा फिर कैसे ना खाएं? आटा आप कर सकते हैं, ठीक। गेहूं, साबुत गेहूं नहीं, आटा आप कर सकते हैं उपयोग में। और दूसरी बात यह है कि मंगल के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए आपको चाहिए कि मंगल के मंत्रों का जप, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम, इस मंत्र का यथासंभव 10 माला रोज जप करना चाहिए। मंगल स्त्रोत। और मंगल स्त्रोत को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप आंख बंद करके रोज सुबह 5 मिनट के लिए अपने नाभि पर ध्यान करते हुए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। मूलाधार चक्र पर जब आपका मंगल पहुंच जाएगा तो आपके क्रोध की स्थिति अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब चलिए फिर शादी ब्याह की बात पर लौटते हैं। कभी कभी देखा गया है गुण मिलान भी विशेष उत्तम है, मंगल दोष मिलान भी उत्तम है, फिर भी विवाह के बाद तनाव और तलाक तक बात पहुंच जाती है। सब कुछ उत्तम होते हुए भी पंडित जी आखिर क्यों? देखो, मैं तो ये नहीं मानूंगा कि सब कुछ अगर दोनों की कुंडली में उत्तम है तो बात तलाक तक पहुंच जाएगी। तो वो जो आप कह रहे थे, क्या इसके पीछे एक ये भी कारण कि प्रैक्टिकल? जी, अब जैसे मतलब कि अगर किसी की जन्म कुंडली में, लड़के या लड़की की कुंडली में बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि केंद्र में मतलब लग्न में और 7वें भाव में शनि, केतु, राहु, मंगल, ये संयोग बन गया है। तो ऐसे जातक के 2 विवाह 3 विवाह होते हैं। चाहे जितना अच्छा कुंडली मिला लीजिए तो विवाह टूटते ही टूटते हैं। तो ऐसे में विवाह चलने की गारंटी थोड़ी होती है। विवाह से पहले गुण मिलान के अलावा भी और कई अहम बातों पर ध्यान करना चाहिए। गुण मिलान तो वर वधू की चंद्र राशि और नक्षत्र से मिलाए जाते हैं। मंगल दोष भी लग्न और चंद्रमा के अनुरूप ही होता है, लेकिन कुंडली में अन्य ग्रह भी हैं जिनको गुण मिलान के समय नहीं देखते हैं, देखना चाहिए। जैसे ये ग्रह भी महत्वपूर्ण है, 7वां भाव सप्तमेश। देखिए, विवाह के लिए अगर जब भी आप कुंडली खोलिए, अगर आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप 3 चीज देखिए, भाव, भावेश और कारक। अगर 3 चीजों को आपने देख लिया और वो ठीक हैं तो विवाह ठीक रहेगा। भाव क्या है? 7वां भाव। उसका मालिक कौन है? वो भावेश है। कारक कौन है? शुक्र है। शुक्र की स्थिति देख लीजिए, 7वां भाव की स्थिति देख लीजिए, सप्तमेश की स्थिति देख लीजिए, उन पर पड़ने वाली ग्रहों की स्थिति को देख लीजिए। आपको सारी पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि इसका दाम्पत्य जीवन कैसे रहने वाला है। दाम्पत्य सुख के लिए इन सब चीज़ों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 7वां भाव साझेदारी का भी महत्व होता है। 7वां भाव से
प्रश्न कुंडली में साझेदारी का भी विचार किया जाता है। ऐसे में 7वें भाव में कोई पापक ग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव के अधिपति को सप्तमेश कहा जाता है। सप्तम भाव की तरह ही सप्तमेश पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ना ही सप्तमेश किसी अशुभ भाव में स्थित होना चाहिए। जैसे सप्तमेश का मृत्यु भाव में जाना, व्यय भाव में जाना, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए एक दुखद संदेश है। पंडित जी, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, शादी ब्याह, उसके बाद बाल बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनमें खूब नोक झोंक होती है हर बात पे। आजकल पत्नी भी कामकाजी, पुरुष भी कामकाजी, और फिर उनमें नोक झोंक होती है छोटी छोटी बातों पर। इसके उपाय क्या है? कारण तो चलो अच्छा अलग अलग हो तुमने सकते उपाय पूछा, कारण नहीं पूछा। नहीं तो मैं जब कारण बताता तो कुछ लोगों के घर में जो अनबन चल रही है वो अनबन और बढ़ जाती है। सबसे बड़ा कारण मोबाइल का पासवर्ड। हाँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन सही बात है ज्योतिष के हिसाब से यदि वर या कन्या का मालिक बुध हो और वर या कन्या का स्वामी बृहस्पति हो, दोनों में परस्पर बुध और बृहस्पति के मालिक हों, तो ऐसे लोगों के वैचारिक तनाव की स्थिति बनती है। लेकिन ये लोग कभी अलग नहीं होते हैं। हाँ। इनमें सामंजस्य भी होता है, लेकिन इनकी वकील की तरह बहस चलती रहती है हर समय, और हर समय एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में पड़े। और बहुत से दर्शक ऐसे होंगे, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। उपाय बता दीजिए आज। उपाय इसका ये है कि महिलाओं को चाहिए कि राम दरबार का चित्र लगा करके प्रभु श्री राम की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और पुरुषों को चाहिए कि बुधवार के दिन 100 ग्राम कपूर 5 मंदिरों में दे करके आएं आरती के लिए, और पुजारी को कुछ दक्षिणा दे करके आएं। निश्चित रूप से यह उपाय पुरुष और स्त्री अगर दोनों करें तो उनके वैवाहिक जीवन में समरसता आने की पूरी संभावना बनेगी। तो साथ भी नहीं चलती, जिनके बिना भी नहीं निभती, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पति पत्नियों के लिए पंडित जी ने बहुत आसान सा उपाय बताया है। इस उपाय को जरूर अमल में लाइए, आपको लाभ हो, यही कामना करते हैं। गुण मिलान के अलावा अब कुंडली के किन भावों पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये भी समझ लीजिए अगर आप भी अपने बच्चे के शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं। पंडित जी, कौन कौन से भावों को सोचना जरूरी? देखो, गुण मिलान के अलावा कुंडली का 12 भाव और द्वादशेश देखना भी बहुत जरूरी होता है। 12 भाव का मतलब कि व्यय भाव, द्वादशेश माने कि खर्चे का मालिक। 12 भाव को दाम्पत्य सुख के लिए अहम माना जाता है, क्योंकि ये सप्तम से छठा है और लग्न से 12वां है। तो ऐसे में 12 भाव को सैया सुख का भाव माना गया है। सैया सुख समझते हैं ना, सोने वाली जगह को सैया सुख कहते हैं। 12 भाव और इसके अधिपति द्वादशेश पर किसी भी प्रकार के पापक ग्रहों का प्रभाव दाम्पत्य सुख का नुकसान करता है। द्वितीय भाव और द्वितीयेश विवाह का अर्थ है एक नए जीवन की शुरुआत। द्वितीय भाव को धन कुटुंब का भाव भी कहते हैं। द्वितीय भाव से पारिवारिक सुख का पता चलता है। ऐसे में द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव दंपति को पारिवारिक सुख से वंचित कर सकता है। अगर द्वितीय भाव में शनि राहु केतु मंगल है तो ऐसा लड़का लड़की जब बोलेंगे तो बिना किसी तलवार के लोगों के गर्दन काट लेंगे अपनी वचन से, अपने जबान से। इतना कड़वा बोलते हैं, इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और यदि बृहस्पति बुध चंद्रमा की स्थिति द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने बातों से, अपने व्यवहार से सामने वाले के मन को मोहित कर लेगा। तो ये विचार जरूर करना चाहिए कि होने वाली जीवन संगिनी या जीवन साथी का वार्ता करने का तरीका या अपने को प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खिलाएगा आपको मीठी मीठी रोटियां और बोलेगा इतनी कड़वी बात कि आपकी सारी मिठास खत्म हो जाएगी। तो कुंडली का गुण मिलान करते समय इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और कुंडली मिलान जब किया जाता है तो गुण देखे जाते हैं। गुण मिलान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी जैसा पंडित जी ने बताया कितने गुण मिलना अच्छा होता है, 25 से ऊपर शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। लेकिन इसके अलावा किन और चीज़ों पर गौर करना चाहिए पंडित जी? गुण के देखने के अलावा क्या क्या देखें कुंडली मिलाते समय? देखो, ज्योतिष शास्त्र में तो हर चीज़ देखने की ही है। जैसे अगर लड़की नहीं देखा है आपने, लड़की का रूप रंग नहीं देखा है आपने, तो लग्न और लग्नेश को देख लीजिए। लड़की की लंबाई नहीं देखी है आपने तो लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि देख लीजिए। लड़की का वजन नहीं समझ पाए हैं आप तो लड़की के लग्न पर
पढ़ने वाले ग्रहों की दृष्टि देख लीजिए आप। इसी तरह से लड़कों के बारे में भी गुण मिलान के अलावा वर और वधू का जो पंचम भाव है और जो पंचमेश है उसको देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये भाव जब मनुष्य जन्म लेता है तब मनुष्य जन्म लेने के साथ ही वो ऋणी हो जाता है। कैसा ऋणी हो जाता है? मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण हो जाते हैं। इन्हीं जन्मजात ऋणों में से एक ऋण है पितृ ऋण, जिससे संतानोत्पत्ति के द्वारा मुक्ति मिलती है। पंचम भाव से संतान का ज्ञान होता है। पंचम भाव और इसके अधिपति पंचमेश पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव दंपति को संतान सुख से वंचित करता है। इसी तरह वर वधू के अष्टम भाव या अष्टमेश को देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। भावी दंपति की आयु को जानना बहुत जरूरी है। अष्टम भाव और अष्टमेश से आयु का विचार किया जाता है। लेकिन एक बात बता दूं, हर जगह तो मैंने आपको कहा कि पापक ग्रह होगा तो खराब होगा, लेकिन 8वें मृत्यु स्थान में अगर शनि हो और वो मकर, कुंभ या तुला राशि का हो तो जिसकी कुंडली है वो आदमी 100 साल जिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक अपवाद बता रहा हूँ। अगर तुला, मकर और कुंभ राशि का शनि मृत्यु स्थान में हो तो जिसकी कुंडली में यह योग होगा वो व्यक्ति वज्र के मारे भी नहीं मरेगा और वो दीर्घायु होगा, महादीर्घायु होगा। इस बात को समझना चाहिए। अष्टम भाव और अष्टमेश पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव दंपति की आयु को क्षीण करता है, ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ। बात करते हैं कुंडली मिलान से जुड़ी उन बातों की जिनको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पंडित जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें? देखिए, सप्तम भाव को कहते हैं विवाह भाव। पति पत्नी का किसी के कुंडली से अगर विचार किया जाता है तो सप्तम भाव से ही विचार किया जाता है। सप्तम भाव को दारा और जाया भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। द्वितीय भाव और द्वितीयेश, पंचम भाव और पंचमेश, अष्टम भाव और अष्टमेश के अलावा दाम्पत्य का नैसर्गिक कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। पुरुषों के लिए और बृहस्पति स्त्रियों के लिए जरूरी होता है। वर की कुंडली में शुक्र और कन्या की कुंडली में गुरु अगर पापक ग्रहों के प्रभाव में हैं तो विवाह होने में देर नहीं, अंधेर हो जाएगी। वर या कन्या की कुंडली में दाम्पत्य सुख का नैसर्गिक कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। जाया कुटुंब का अधीशो, जाया मतलब 7वां भाव, और शुक्र को कहते हैं दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेंद्र। पति और पत्नी दोनों के भाव का कारक शुक्र होता है। अगर सप्तम भाव और सप्तमेश शुभ हैं तो शुक्र का भी शुभ होना आवश्यक होता है। अगर गुरु पापक ग्रह से पीड़ित है या अपनी नीच राशि में जैसे अभी चल रहा था मकर राशि में, या शनि के प्रभाव में था, या अशुभ भाव में था, या केतु और राहु के साथ हो, गुरु चांडाल योग बनाता हो, तब भी ऐसा बृहस्पति दाम्पत्य सुख का नुकसान करता है। इन सभी के अलावा वर वधू की कुंडली में विंशोत्तरी दशा भी देखना चाहिए। वर या कन्या की कुंडली में महादशा और अंतरदशाओं की भी कुंडली में मिलान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर या कन्या दोनों ही पर पाप और अनिष्ट ग्रहों की महादशा या अंतरदशा का एक ही समय में आना दाम्पत्य सुख के लिए हानिकारक होता है। आपने ऐसा परिवार पता नहीं देखा होगा कि नहीं कि जिनकी सबकी दशा राहु की चल रही हो। पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं या जितने सदस्य हैं सबकी दशा शनि की चल रही हो, तो इतना बड़ा विभत्स कांड होता है उस परिवार में कि जिसकी नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। हाँ, किसी का पापक ग्रह चल रहा है, किसी का शुभ ग्रह चल रहा है तो मिला जुला असर मिलता है। कहीं कभी कष्ट हो जाता है, कभी तकलीफ हो जाता है, कभी राहत मिल जाती है, कभी आराम मिल जाता है। इसलिए विवाह में भी कुंडली मिलाते समय दोनों का लग्न एक नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना। लग्न अगर एक होगा, भाव भावेश एक होंगे तो निश्चित रूप से विपत्ति आएगी तो दोनों पर एक साथ आएगी, सुख आएगा तो दोनों का एक साथ आएगा।
एक साथ सुख आना तो ठीक है, लेकिन दोनों पर एक साथ विपत्ति आना कहाँ से ठीक है। इसलिए थोड़ा सा, हाँ, अगर लग्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लग्न में हो दोनों कुंडलियों में, तो इस विवाह को बिना कुछ देखे साइन कर दो। शादी हो सकती है, ये पूर्व जन्म से पति पत्नी हैं, इन्हें दूर ना करो। और चाहे जितनी ग्रह स्थिति एक बार खराब भी होगी ना, तब भी वो एडजस्ट कर लेते हैं और उनका जीवन सामयिक ढंग से अगर माना जाए तो ठीक चल निकलता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ सूर्यभान जी, एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं अयोध्या से। स्वागत है आपका सूर्यभान जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हम लगभग जो है 4 साल से परेशान चल रहे हैं जी। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है जी, आप कितने साल के हैं? 67। जी 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 जी। चलिए सूर्यभान जी, आपने इतना पर्याप्त प्रश्न किया है हमें जवाब देने के लिए। आपने प्रश्न किया है, इसमें हम कुंभ लग्न को देख रहे हैं जिसमें चंद्रमा और बृहस्पति की युति है। चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को विकार, रक्त विकार होता है, खून से संबंधित बीमारी, अस्थमा से संबंधित बीमारी, लीवर से संबंधित बीमारी होती है। और ये बीमारियाँ जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर किसी शिवालय में आप लगातार 40 दिन जा करके जल, दूध, शहद और बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करना शुरू करें और महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप करें, तो शीघ्र ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। क्या आपकी शादी में देरी हो रही है? क्या आपके लिए मनचाहा रिश्ता नहीं आ रहा है? क्या हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है? तो कौन से उपाय आपकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं पंडित जी? क्योंकि कई बार अच्छे लड़के लड़कियां, सब कुछ अच्छा है, फिर भी बात नहीं बन पाती है। क्या कारण होता है? ये तो देखिए प्रारब्ध से कारण होता है और विवाह में प्रतिबंध योग होता है, तभी ऐसा देखा गया है। अगर ज्योतिष की बात करूं तो वर या कन्या की कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो तो विवाह में बड़ा विलंब होता है। और अगर लग्नेश और सप्तमेश ये पापक ग्रहों से दृष्टि या युत हों तब विवाह में प्रतिबंध योग होता है। 7वें भाव का बृहस्पति पापक ग्रह से देखा जाए तब विवाह प्रतिबंध योग होता है। ऐसे में मंगल दोष के कारण भी विवाह में प्रतिबंध होता है। तो मंगल दोष के कारण अगर विवाह में देरी हो रही है तो ऋण मंगल स्त्रोत का हर रोज पाठ करना चाहिए। सौभाग्य अष्टोत्तर सतनाम स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। मंगल यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना अपने पूजा स्थान में करना चाहिए। सौंदर्य लहरी शंकराचार्य द्वारा लिखित एक गीत है जिसको आप श्लोक संख्या 1 से 27 तक पाठ कर सकते हैं। उसका एक श्लोक हम आपको बताएं सौंदर्य लहरी का। मुखे ते तांबूलम नयन युगलेक जलकला ललाटे कश्मीरम बिलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयीं भजामि त्वाम गौरी नगपति किशोरी मविरतम। आज जगत गुरु शंकराचार्य को माँ पार्वती ने दर्शन दिया था एक खोड़सीय 16 वर्षीय युवती के रूप में। और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य मतलब कि अद्वैतवाद को मानते थे। तो उनको जब वहाँ से माता का आभास हुआ तब उन्होंने कहा कि भजामि त्वाम गौरी। अंत में वो जान गए कि ये गौरी हैं। भजामि त्वाम गौरी नगपति किशोरी मविरतम। हे नगपति हिमालय की पुत्री, हे किशोरी, हे गिरिराज की कन्या, हे भगवान शिव की अर्धांगिनी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो सौंठ, सौंफ, मौलिसरी के फूल, लाल चंदन समान मात्रा में पानी में मिलाकर मंगलवार को स्नान करना चाहिए। अगर विवाह में देरी हो रही है तो और भी कई उपाय किए जा सकते हैं। जैसे रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का प्रसंग 11 सोमवार पढ़ना चाहिए। विवाह में देरी हो रही है तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कनक धारा स्त्रोत का 21 पाठ 90 दिनों तक करना चाहिए। हर रोज तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की एकदम प्यारी सी तस्वीर लगानी चाहिए। पत्नी को पति के बाईं ओर ही सोना चाहिए। अपने बेडरूम में गहरे रंगों का प्रयोग ना करें। पति या पत्नी इत्र का प्रयोग जरूर करें। शुक्रवार को देवी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल करने से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ सुषमा जी हरियाणा से कॉलर इस वक्त हैं। स्वागत है आपका सुषमा जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए सुषमा जी।
पंडित जी मतलब मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका जन्म डेट है 5 जुलाई 90 जी। उससे ना शादी में देरी हो रही है और कोई सरकारी नौकरी का कोई भी मतलब का ये नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी मिलने का तो प्रश्नकाल से भी योग नहीं दिखाई दे रहा है, और जब तक वो कहीं अपने रोजगार परक नहीं हो पा रहे हैं तब तक विवाह होने की संभावना भी क्षीण बनी हुई है। इनके विवाह की संभावना नवंबर-दिसंबर 2021 से होगी, लेकिन आप अपने बेटे से कहें कि इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि ये कोई व्यवसाय करें। व्यवसाय करना इनके हित में होगा। सरकारी नौकरी का योग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। प्रिया बिहार से एक और कॉलर हैं। स्वागत है प्रिया जी, अपना प्रश्न पूछें। हेलो। हाँ, बोलो प्रिया। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था ना कि हाल ही फिलहाल मेरा रिजल्ट निकला ना तो अच्छा नहीं था। हालांकि उतना मेहनत हम नहीं किए, पता नहीं आगे क्या, मतलब कुछ सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और सोचते हो कर नहीं पाते हो, इसका मतलब कि प्लानर पॉइंट तो ठीक है, क्रिएटिव पॉइंट आपका ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सूर्योदय के समय उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। जब तक आपका क्रिएटिव पॉइंट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक केवल मन में सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप सूर्योदय के समय उठिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और उसके बाद में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। जब भी अशुद्ध अवस्था में रहें तो ना करें, वरना इस उपाय को आप करिए। 6 महीने के अंदर आप देखिए आपकी कैसे पढ़ाई में रुझान बढ़ती है और कैसे सारी सफलता आपको मिलना शुरू होती है। और अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक बात आपने कही थी और इसी कार्यक्रम में क्योंकि कही तो जान लेना चाहती हूँ जाने से पहले। पितृ ऋण, मातृ ऋण पता है, देव ऋण क्या होता है? देवताओं के यज्ञ आदि क्रिया का जो कार्यक्रम होता है, जो हव्य कव्य देवताओं को प्राप्त कराया जाता है, जो यज्ञ आदि क्रिया होती है, वो सब मतलब कि देव ऋण है। वो देव ऋण है, जन्म से ही होता है। जन्म से ही होता और है। कैसे उतारा जाता है? यही जनेऊ, 3 धागे का जनेऊ इसी चीज का तो संकेत है। अच्छा। ये 3 ऋण है जनेऊ के हिसाब से। जब सन्यासी संन्यास ले लेता है तो जनेऊ पहनना बंद कर देता है। उसके तीनों ऋण पूरे हुए नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं। सन्यासी संन्यास लिया तो जनेऊ निकाल के बाहर कर देता है। अच्छा, और जो जनेऊ नहीं धारण करते? जो जनेऊ नहीं धारण करते हैं वो महान है। जनेऊ तो उन्हीं को धारण करना चाहिए जो मतलब कि भगवान श्री हरि विष्णु का भजन यजन करते हैं। जनेऊ तो धारण करना ही चाहिए। जनेऊ, शिखा, चंदन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें धारण करना ही चाहिए। नहीं करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन देव ऋण के साथ आजीवन जी, व्यक्ति रहता है। जी। शुक्रिया आपका पंडित जी धन्यवाद। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं विवाह स्पेशल कालचक्र आपको जरूर पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।